स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो हमने ये देखा कि न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता था कि हम मोमेंटम में जो चेंज करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। मतलब जितनी तेज हम पे कोई फोर्स लगाएगा वी हैव टू चेंज द मोमेंटम एट दैट रेट। यानी अगर बहुत तेज कोई हमारी तरफ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें उसके मोमेंटम को भी बहुत तेजी से चेंज करना पड़ेगा। और मोमेंटम में चेंज शुड बी इन द सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी जहां ताकत लगी है मोमेंटम में होने वाला चेंज भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ध्यान रखें, second law helps to calculate the force। फर्स्ट लॉ क्या करता है, बताता है कि एक्चुअल में फोर्स है क्या, फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट लॉ ये बात बताता है। और सेकंड लॉ क्या करता है, उस फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका बताता है। ध्यान रखें, आप याद रखना, the negative sign in the force tells about the decreasing nature of speed। भाई अगर हमारे पास फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड होने वाली है, जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हम कहते हैं दैट फोर्स इज कॉल्ड रिटार्डिंग फोर्स। ध्यान रखें, रिटार्डिंग फोर्स इसको कहते हैं। कहीं भी अगर आपको एक्सेलरेशन मिले और उस पर नेगेटिव लगा हो, इसका मतलब वो रिटार्डेशन है, वो आपकी स्पीड को डिक्रीज करने के काम आएगा। ये ध्यान रखें आप। इसके बाद अब हम चलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो मोशन का तीसरा लॉ दिया था, अब हमें उसकी तरफ बढ़ना है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ये क्या कहता है, टू ईच एंड एवरी एक्शन वी हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, मैं एक्शन कर रहा हूं, तो बोर्ड मुझे रिएक्शन फोर्स देगा। ध्यान रखें, यानी कि अगर ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर यहां से कोई फोर्स लग रही है, ये ब्लॉक है और इसके ऊपर ये दूसरा ब्लॉक है ए, यानी कि FAB मतलब क्या है, फोर्स ऑन ब्लॉक A बाय ब्लॉक B। और अगर मैं FBA बोलता हूं, फोर्स ऑन ब्लॉक B बाय ब्लॉक ए। मान लो ये ए ब्लॉक जो इस पे फोर्स लगाता है बी पे, ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगाता है इसको मैं FBA कहता हूं, और जो बी ब्लॉक ए पे लगाता है उसको मैं फोर्स FAB कहता हूं। यानी कि ये इस पे नीचे फोर्स लगाएगा और बी वाला ब्लॉक ए पे ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी FBA नीचे की तरफ जो बी वाले पे ए लगा रहा है, और ए वाले पे जो बी लगाएगा वो ऊपर की तरफ, है ना। तो यानी कि FAB, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का निशान माइनस FBA।
जितना ब्लॉक ए बी पे लगाएगा उतना ही बी ए पे लगाएगा। देखो ऐसे यहां पर जितना ये मार्कर मेरे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, मेरा हाथ भी इसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है, तभी ये रेस्ट पे है। ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, द एक्शन एंड रिएक्शन forces, the action and reaction forces are always acts on different bodies। देखो भाई, मार्कर मेरे हाथ पे है, मार्कर अलग बॉडी है, मेरा हाथ अलग बॉडी है। मार्कर एक्शन मेरे हाथ पे लगा रहा है और मेरा हाथ जो है वो मार्कर पे फोर्स लगा रहा है। तो मार्कर अलग बॉडी है और हाथ अलग बॉडी। हाथ रिएक्शन देगा, मार्कर एक्शन करेगा। तो एक्शन की फोर्स हाथ पर और रिएक्शन की फोर्स मार्कर पर, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। नेवर कैंसल्स ईच अदर, नेवर कैंसिल ईच अदर। ध्यान रखें आप। देखो मैं यहां हूं, या देखो ऐसे ये मार्कर है। सोचो मार्कर नीचे फोर्स लगा रहा है हाथ पे, मार्कर इस हाथ पे नीचे फोर्स लगा रहा है। ये हाथ क्यों रुका हुआ है? क्या इसने मार्कर को ऊपर फोर्स दिया है तभी रुका हुआ है? नहीं, मेरा हाथ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि हाथ को मैंने फोर्स दे रखी है अलग से। जैसे मैं यहां हूं, अब मेरे पे आप इधर धक्का देते हो, एक्शन आपने मुझ पे इधर किया, मैं रिएक्शन आप पे ऑपोजिट दूंगा। इसका मतलब तो हर कंडीशन में मुझे खड़ा रहना चाहिए था। अगर आप मुझे एक्शन लगा रहे हो, मैं आपको बराबर रिएक्शन दे देता हूं, तो इसका मतलब तो मुझे मूव नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी मैं मूव करता हूं। मैं इसलिए मूव करता हूं क्योंकि ये फोर्स मेरे ऊपर लग रही है, तो उस बंदे की फोर्स की वजह से मैं चल रहा हूं और मेरे फोर्स की वजह से वो बंदा चल रहा है। कैंसिल नहीं होंगे यहां पर। कैंसिल करने के लिए मेरे ऊपर इधर से फोर्स लगे और एक फोर्स इधर से लगे, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल करेंगी। पर अगर आप मेरे पे इधर फोर्स लगा रहे हो और मैं आप पे इधर लगा रहा हूं, तब ये कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर है। अगर कैंसिल हो जाते तो हम चल नहीं पाते। आपसे कोई पूछे कि भाई एक्शन रिएक्शन कैंसिल नहीं करते, इसका एग्जांपल बताओ। वॉकिंग भाई, आप जमीन पे ऐसे खड़े हो, आप जमीन को ऐसे दबाते हो, ऐसे आप एक्शन इधर लगा रहे हो, रिएक्शन आपको इधर मिलती है, फिर भी आप चल पाते हो ना। अगर दोनों कैंसिल कर देते तो आप चल ही नहीं पाते। वॉकिंग है, स्विमिंग है, आप जो स्विमिंग करते हो वो भी एक्शन रिएक्शन की वजह से करते हो और वो कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। अगर वो कैंसिल कर देते तो आप तैर नहीं पाते। रिकॉइल ऑफ गन, जब आप बुलेट फायर करते हो तो गन पीछे आती है। ये भी उसी का एग्जांपल है कि एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रही हैं। ध्यान रखना, क्लियर? अब आप समझना कि चीजें चल क्यों पाती हैं, ध्यान से समझना। इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूं, पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दें। अब मैं समझाता हूं इसको आपको, देखें। अब हम इसको समझा रहे हैं आपको कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। क्यों नहीं कैंसिल करती? कैंसिल तो तब करेंगे ना जब एक ही बॉडी के ऊपर लगे। भाई आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो और मुझसे 5 रुपए वापस ले रहे हो, तब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। पर आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो, आपको कोई और दे रहा है, ये कैंसिल थोड़ी ना होंगे। देखो आप कैसे, ये यहां पर एक ब्लॉक है मान लो, और
मैं क्या कर रहा हूं, या मान लो मैं हूं यहां पर, छोड़ो मुझे ले लो आप, मैं हूं, ये मेरा पैर है, मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, रिएक्शन मुझे इधर मिल रही है। ध्यान से देखिए, यानी मुझे पता है कि F इक्वल टू R है, बट नॉट कैंसिल ईच अदर। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला फोर्स किस पे है, ग्राउंड के ऊपर, और ये वाला फोर्स किसके पे है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। आपने जो ग्राउंड पे फोर्स लगाया तो ग्राउंड पीछे नहीं गया, बट जितना फोर्स आप पे ग्राउंड ने लगाया आप आगे चले गए, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। देखो अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, आपको पता है F इक्वल टू m में होता है, एक्सेलरेशन कितना होगा, F अपॉन m। क्लियर? अब आप देखिए, जो फोर्स है, जो रिएक्शन फोर्स है, और जो आपने फोर्स अप्लाई की, दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन भी एक तरह की क्या है, फोर्स ही है, रिएक्शन फोर्स ही है, क्योंकि आपके ऊपर जो लग रहा है इसको मैंने रिएक्शन नाम दिया है, इस फोर्स को, और इस फोर्स को नाम मैंने F दिया है। अब आपको पता है F का फॉर्मूला क्या होता है, देखो F का, अगर मैं इस F की बात करूं, इसको क्या कर रहा हूं मैं, मास से डिवाइड कर रहा हूं, देखना, या ये F है ना, F की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, मास ऑफ आपका मैन का, और यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ मैन। यहां देखो मास ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ, यहां देखो दोनों सेम। ये देखो आपका जो मास है, अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ मैन, एक्सेलरेशन ऑफ मैन वो होगा फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स बाय मास ऑफ मैन, या F बाय m लिख दो, और एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ कितना होगा, F अपॉन मास ऑफ अर्थ। आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, बिकॉज मास ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ द मैन, सो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, आदमी का, और आदमी जो फोर्स लगा रहा है वो चल पड़ेगा। देखो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बराबर हैं, मानता हूं, पर दो अलग अलग बॉडी पे कैंसिल नहीं कर रही। पर आप सोचोगे कि आपने जो फोर्स लगाई है इससे अर्थ नहीं चली, पर अर्थ के लगाने वाले रिएक्शन फोर्स से आप चल पड़े। आप इसलिए चल पड़े क्योंकि फोर्सेस सेम है, एक्सेलरेशन अलग अलग है। इवन द फोर्सेस are same but different bodies have different acceleration। फोर्स सेम होने का ये मतलब नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम हो, एक्सेलरेशन अलग अलग हो। भाई मेरे ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और मैं आप पे लगा रहा हूं, अगर हम दोनों के फोर्सेस बराबर हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि एक्सेलरेशन दोनों का बराबर हो। आपका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन आपका मास, मेरा एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मेरा मास। अब भाई मेरा मास तो बहुत ज्यादा है तो मेरे अंदर एक्सेलरेशन कम होगी, तो मैं नहीं मूव करूंगा, आप मूव कर जाओगे। ये तरीका है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगती हैं। अगर वो कैंसिल कर देते तो हम चल नहीं पाते, हम तैर नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? कोई भी डाउट हो तो पूछना जरूर, आप किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो। इसके बाद जब हमने ये पढ़ लिया, थर्ड लॉ पढ़ लिया, अब हमारे पास थर्ड लॉ के बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पढ़ना है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? देखो, इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम of an isolated system remains constant in absence of external unbalanced forces. It states that the total momentum of an isolated system remains constant in absence of external unbalanced force. Isolated system का मतलब अकेला सिस्टम, जिसकी बाहर से कोई मदद ना करे, यानी कि बाहर से अगर मदद ना हो तो आपका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इन एब्सेंस ऑफ external unbalanced forces, in absence of external unbalanced forces, the initial momentum of system is equal to फाइनल मोमेंटम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक का नाम मैंने नहीं लिखा है, आप लिख लें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? यानी अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगी तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे, मान लो एक सिस्टम है आपके पास, इसमें एक बॉडी ये है और एक ये है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी। ये इधर से चल रहा है यू ए और ये इधर आ रहा है यू बी। भाई इसका मास एम ए, इसका नाम ए, तो इसका मास एम ए, इसकी स्पीड यू ए। इसका मास एम बी, इसका नाम बी और इसकी वेलोसिटी एम बी। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, देखो भाई ये एम ए है, यूए से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? एम ए यू ए। क्लियर? और इसका मोमेंटम कितना होगा? एम बी यू बी। और ये आपका इनिशियल मोमेंटम था। कोई डाउट? इनिशियल मोमेंटम। अब देखो ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं और ये टकरा गए, और टकराने के बाद अब ये इधर भागेगा, ये इधर। मान लो इसके भागने की वेलोसिटी है वी ए वी बी और इसके भागने की वेलोसिटी है वी ए। ये वी ए से इधर भागा और ये वी बी से इधर भागा, इसका मास एम ए है और इसका मास एम बी है। वही बॉडी थी, टकराने के बाद सेपरेट हो गया। आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम को, फाइनल मोमेंटम को पी एफ लिख देते हैं। इसका मोमेंटम क्या होगा? देखें, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये होना चाहिए फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। इसको निकालने की वैसे जरूरत थी नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता था कि टक्कर से पहले कितना मोमेंटम था, टक्कर के बाद कितना मोमेंटम है। अब आप देखिए, करना यहां से है आपको, अगर कोई बोले तो करना कैसे है, यहां से करना है आपको। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ
बॉडी ए पर यूनिट टाइम, जो ए वाले का मोमेंटम है वो कितना चेंज हुआ। देखो शुरू में कितना था इसका मोमेंटम, एम ए यू ए, और टक्कर के बाद कितना मोमेंटम हो गया, एम वी वी बी। मैं ए वाले की बात कर रहा हूं, शुरू में यू स्पीड से आ रहा था, कोलिजन के बाद वी से चला गया, तो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी वो एम ए वी ए होगी। कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, वी ए, तो मोमेंटम कितना होगा, एम ए वी ए। और कोलिजन से पहले कितना था, एम ए यू ए। तो इसमें चेंज कितना आएगा भाई, फाइनल वेलोसिटी हो गई वी ए, तो फाइनल मोमेंटम कितना, इनिशियल मोमेंटम कितना, एम ए यू ए अपॉन टाइम। और आप जानते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल टू फोर्स। किसका फोर्स, देखो जब ये टक्कर लगा रहे हैं, जब ऐसे इन्होंने टक्कर लगाई तो ये ए था, ये बी पे था, इस पर जो फोर्स लगेगा ए पर वो बी की वजह से लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा बी पर वो ए की वजह से लगेगा। किसके मोमेंटम में चेंज की बात कर रहा था मैं, ए वाले की, तो ए वाले पे फोर्स कौन लगाएगा, बी, इसको एफ ए बी कहते हैं। आपको पता है चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इक्वल टू फोर्स, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ये है और ये फोर्स है। किसके ऊपर फोर्स, जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। किसका मोमेंटम के चेंज की बात कर रहे थे हम यहाँ ए की बात कर रहे थे। इसके बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी पर यूनिट टाइम, और बी वाले का फाइनल मोमेंटम एम बी वी बी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी वी बी हो जाती है। इनिशियल कितना था, एम बी यू बी, पर यूनिट टाइम बोला है तो लिख दिया। अब जानते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है फोर्स, किसके ऊपर का फोर्स, बी के ऊपर का, किसकी वजह से, ए की वजह से। क्लियर है, ये आ गया। अब देखो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ये तो है थर्ड लॉ। एक्शन हैज रिएक्शन फोर्स, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, इक्वल और ऑपोजिट। जो ए पे बी लगाएगा उसका जस्ट उल्टा और बराबर होगा जो बी पे ए लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। स्क्रीन को पॉज करके डेफिनेशन राइट डाउन करना है बेटा, सॉरी। अब आप देखें, ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब आप देखें, यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, एफ ए बी, ये है एफ ए बी, और ये रहा एफ ए बी की वैल्यू, ये देखो ये रहा एफ ए बी, यही है एम ए वी एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी। एफ बी ये देखो, और एफ बी की वैल्यू क्या है, माइनस का निशान भी है, माइनस एम बी वी बी एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टी। देखो टी से टी कट गया, क्या बचा, एम ए वी एम ए यू एम बी वी बी माइनस का एम बी यू बी। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, एम ए वी ए इधर आ गया, एम बी वी बी एम बी यू बी एम ए यू ए। ये देखो क्या है आपके पास, फाइनल मोमेंटम, और ये क्या है आपके पास, इनिशियल मोमेंटम। यानी फाइनल और इनिशियल मोमेंटम दोनों बराबर है, यही तो था इनिशियल मोमेंटम।
और यही था फाइनल मोमेंटम जो मैंने आपको करके बताया था। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को स्टेट करो और प्रूव करो। स्टेटमेंट हमने लिख दी थी पहले, प्रूव हमने कर लिया है, इसको राइट डाउन करें आप। देखो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा एग्जांपल है, बड़ा यूज है प्रैक्टिकल लाइफ में। देखो आपने गन का रिकॉइलिंग सुना है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, वो भी इसी पे बेस्ड है। रिकॉइलिंग ऑफ गन यानी जब बुलेट फायर करते हैं तो गन कहां मूव करती है, पीछे की तरफ। क्यों मूव करती है, इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए। देखो कैसे समझना, रिकॉइल ऑफ गन। देखो ये हमारे पास एक गन है, लेट मास ऑफ गन m इंटू जी, छोटा सा बेस में g लिखा है, ये g जो है ना गन के लिए, छोटा g लिख देता हूं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट जो बेस में लिखते हैं। और मास ऑफ बुलेट mb, मास ऑफ बुलेट mb और मास ऑफ गन mg। इनिशियली गन इज एट रेस्ट, तो मोमेंटम कितना होगा, 0। भाई अब क्या है, ये जो आपने जब बुलेट फायर ही नहीं की, इसमें स्प्रिंग होती है, जब आप दबाते हो स्प्रिंग खुलती है तो बुलेट आगे भागती है। जब आपने इसको फायर ही नहीं किया, हिलाया ही नहीं, तो मोमेंटम कितना, 0। नाउ बुलेट फायर और वेलोसिटी ऑफ बुलेट vb ले लो और वेलोसिटी ऑफ गन ले लो vg। अब क्या होगा मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, फायर होने के बाद मोमेंटम कितना होगा, बुलेट का मोमेंटम mb इंटू वीबी, मास इंटू वेलोसिटी, बुलेट का मास mb है, प्लस गन के लिए मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल 0, इनिशियली 0 था, तो कितना होगा, mb vb माइनस mg vg। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है तो mb vb डिवाइडेड बाय mg माइनस, ये रिकॉइल वेलोसिटी है गन की। इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, 3 क्वांटिटी दे रखी होगी, एक आपसे पूछ लेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही पॉसिबल हो पाया है। आप एक बोट खड़ी हुई है, आप दौड़ते हुए आते हो और बोट पे कूद जाते हो, बोट आगे चलने लगती है, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्यों, क्योंकि बोट के पास मोमेंटम नहीं था, आपके पास मोमेंटम था। अब आपका और बोट का मास दोनों मिलकर के एक नया मोमेंटम बनाएगा जो आपके इनिशियल मोमेंटम के बराबर था, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि सिस्टम का जो इनिशियल टोटल मोमेंटम था वो फाइनल के बराबर होगा। सिस्टम में आप भी आते हो और बोट भी आता है, ये ध्यान रखना। अब हमने ये भी पढ़ लिया, रिकॉइल ऑफ गन भी पढ़ लिया। अब एक बात मैंने आपको बताई थी, वो आज का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल से पहले का। इसके बाद अब हमारे पास न्यूमेरिकल और क्वेश्चन आंसर्स बचते हैं और वो हम अलग से सेपरेट वीडियोस में डालेंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि व्हाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। सवाल पूछते हैं
कि न्यूटन के सेकेंड लॉ को ट्रू लॉ या रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों कहते हैं? आंसर सिंपल है, बिकॉज यूजिंग सेकेंड लॉ वी कैन प्रूव फर्स्ट as well as third law. So it is called real law of motion. भाई साहब, जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको यूज करके आप पहला लॉ भी प्रूव कर सकते हो और थर्ड भी, इसीलिए इसको रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, फ्रॉम सेकेंड लॉ अभी प्रूव कर देते हैं। देखो, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखो, फ्रॉम सेकेंड लॉ क्या कहता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू एफ। यही तो कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? अब देखो, फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी, इनिशियल मोमेंटम के लिए एम यू बाई टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। एम कॉमन ले लो, वी माइनस यू बाई टी एफ एक्सटर्नल। अब आप देखो, इफ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो, अगर आप इसको जीरो के बराबर पुट कर दोगे तो क्या होगा? एम वी माइनस यू बाई टी किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर, क्योंकि इसके बराबर, ये तो जीरो है, आपने बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगाई है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब देखो, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर चला जाएगा, ये नीचे, तो v माइनस यू इक्वल टू जीरो। इन दोनों को इधर भेज देंगे तो दोनों जीरो बना देंगे इसको, मतलब जीरो बन जाएंगे। जीरो से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा। v माइनस इक्वल टू जीरो तो v इक्वल टू यू। यही तो फर्स्ट लॉ कहता था। फर्स्ट लॉ कहता था कि अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो जो वेलोसिटी थी वही रहेगी, जैसे थे वैसे रहोगे। अगर शुरू में u जीरो था तो v भी जीरो होगा, u 5 है तो v भी 5 होगा। यही फर्स्ट लॉ है। क्लियर है? अब आप देखें इसका, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। किससे? न्यूटन के सेकेंड लॉ से। अब आप देखें, from law of conservation of momentum, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या होता है? देखें, P फाइनल माइनस P इनिशियल या P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। पता ही आपको? क्लियर? P फाइनल इक्वल टू P इनिशियल। या ऐसे ना करके एक सिंपल तरीका हम और कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मान लो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप सिंपल देखो, सिंपल देखो, जैसे ये सिस्टम है, ये पहले हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में किया था। ये m1 है, इसका मास ये m2 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसकी u1 है। कोलिजन हो गया, फिर सेपरेट हो गई, m2 m1, ये इधर v1 से चला गया, ये v2 से चला गया। तो देखो, फ्रॉम सेकेंड लॉ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, जो पहली बॉडी का मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या होगा? देखो, m1 v1 माइनस m1 u1 बाय टी।
क्लियर? दूसरी बॉडी में जो मोमेंटम का चेंज आएगा वो F12 के बराबर। तो यही तो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी। पहली बॉडी में जो मोमेंटम चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ? क्योंकि सेकेंड ने इस पे फोर्स लगाया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने पढ़ा था ये। और चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी m2v2 माइनस m2u2/t, ये किसके बराबर? F21 के बराबर। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो हमें ये पता है, हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, हमको ये भी पता है चेंज इन मोमेंटम in absence of external force equal to 0। भाई जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 0। जब भाई मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज इन, मान लो मैं कहता हूं कि मोमेंटम 50 है और वो कांस्टेंट है, आधे घंटे बाद पूछूं कितना चेंज आया, भाई 50 ही है, तो चेंज कितना हुआ? 0 ना। मैं कहता हूं मेरे पास 10 रुपए हैं और वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होंगे, अगले दिन भी कितने रुपए होंगे मेरे पास? 10 रुपए। तो मैं आपसे पूछूं मेरे में चेंज कितना आया है, तो आप कहोगे सर 0, कोई चेंज नहीं। मेरा आज वजन मान लो 100 kg है, कल आपने वे किया कल भी 100 kg है, क्योंकि मेरा मास मान लो कांस्टेंट रहता है, तो आप क्या कहोगे? चेंज इन मास कितना है? 0। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है? 0। पता ही है मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है, यानी कि देखो m1v1 माइनस m1u1, ये पहले का चेंज है, ये दूसरे का चेंज है, और ये किसके बराबर? F12 प्लस F21। अब चेंज तो 0 के बराबर है, ये तो 0 है, पढ़ा ही हमने, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। देखो ये पूरी टर्म 0 है, तो F12 प्लस F21, तो F12 किसके बराबर? माइनस F21। यही तो थर्ड लॉ का प्रूव हो गया। इसके लिए हमने क्या किया? लॉ, सेकेंड लॉ यहां यूज किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज किया कि अगर फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट हुआ तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में अगर चेंज करेंगे तो उस चेंज को कितना मानते हैं? 0। जब चेंज हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट ही है, तो चेंज कितना हो जाएगा? 0। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम सेकेंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहते हैं। अगर कभी कोई पूछे कि भाई सेकेंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ प्रूव करके बताओ या थर्ड लॉ प्रूव करके बताओ, तो ये थर्ड लॉ है और ये फर्स्ट लॉ का प्रूफ है सेकेंड लॉ से। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूरी है, डाउट को पूछना जरूरी है, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है। थैंक यू सो मच।